Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ग्राफ हमने बनाया था वही ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ होगा किसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखना है हमें स्लोप मालूम करना था, अब यहाँ पर हमें एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एरिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किस चीज़ के बारे में रिलेशन देता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वेयर S इज द डिस्टेंस, R डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होती है, याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, और वो भी कैसे? यूनिफॉर्मली। ठीक है, ठीक है। VI हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T हमारे पास है टाइम। A हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गेव रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास VF नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो जब भी हमारे पास गिवन डेटा को हम देखेंगे, अगर इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते, याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, कंडीशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वही होगा कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI। हमारे पास एक बॉडी है जो कि इनिशियली आपने देख लिया, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, उसको हमने नाम दे दिया VI। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और बॉडी कहाँ पर मूव कर रहा था? स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, ये दो कंडीशन है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और तीसरा कंडीशन यही है कि बॉडी जो मूव कर रहा था उसमें जो चेंजेस आ रहा था उसकी वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म था। क्या था? यूनिफॉर्म। आफ्टर टाइम T, कुछ टाइम के बाद या आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट वेलोसिटी बिकम VF, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कुछ वेलोसिटी जो है वो VF हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो आपने पहले लिखना है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होगा? ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक हमारे पास होते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। दोनों जो लाइन होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे और इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 एंगल होगा, यानी मीन ये परपेंडिकुलर होंगे। जहां पर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुआ है उसी को हम ओरिजिन O कहते हैं, जहां से हम ग्राफ के अंदर की चीज़ों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक है, अब बॉडी जो है वो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो मतलब ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है लेकिन हमने ओरिजिन से देखा नहीं है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जो ग्राफ हम बनाएंगे वो टाइम एक्स एक्सिस पे हम क्या लगाते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हम क्या लगाते हैं? वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, दोनों का मतलब सेम होगा स्ट्रेट लाइन पे। तो इनिशियल वेलोसिटी से मूव, ये इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव कर रहा था, और मूव किस तरह कर रहा था? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा था। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा था तो बॉडी का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वो लीनियर होगा। ठीक है, अब हमारे पास बॉडी मूव करेगा तो ये हमारे पास वो स्लोप है। क्या है? स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है, बॉडी टाइम के लिहाज से मूव कर रहा था। आफ्टर टाइम T, इट वेलोसिटी बिकम VF, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? VF हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इन दोनों कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे x की तरफ। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे यहाँ तक। ठीक है,
ये हमारे पास ये वाला और ये वाला लाइन क्या है, दोनों सेम है। अब हम उसको नाम देते हैं, ये है O, ये है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है C, ये हमारे पास है D। ठीक है, ये स्लोप है। स्लोप ऑफ द लाइन आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी मालूम किया है कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा था कि स्लोप a इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हमने मालूम किया था। और हमने कहा था कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या पुट किया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और इस टी को इस तरफ शिफ्ट किया तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें क्या करनी है, ये अभी आपने जहन में रखना है। ठीक, ये हमने मालूम किया था फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखो, हमने इसको नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या है, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फाइंड करने वाले हैं कि द वेलोसिटी टाइम इन करो, ये करो है या स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gave us area under the velocity time graph gave us distance। हमें इसमें ये इस स्लोप की नीचे जितने भी हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है, एरिया है। अब इस एरिया को क्या करना है, इस एरिया को मालूम करना है। और जब हम इस एरिया को मालूम करेंगे तो वो एरिया आपको क्या देगा, वो एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर वो नाम, वो पूरी चीज़ यहाँ पर दोबारा से लिखने वाले हैं कि द लाइन ओ ए गेव अस इनिशियल वेलोसिटी एंड द लाइन सी डी गेव अस इनिशियल वेलोसिटी एंड ओ डी। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि लाइन, सिंपल लिखूंगा, द लाइन ओ ए एंड सी डी गेव अस इनिशियल वेलोसिटी वी आई, द लाइन ओ बी ओ डी OD and AC gave us time t, ये आपको t देगा। ठीक है, AB, द लाइन AB, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये क्या है, स्लोप है। ठीक, और BC हमारे पास किसकी बराबर है, BC हमारे पास बराबर है VF माइनस VI, फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है। CD हमारे पास VI है। BD किसके बराबर है, BD जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि BD जो है वो बराबर है VF की। अब आपने फाइंड क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने फाइंड करना है एरिया को। किस चीज़ को, एरिया को। और जब आप ये एरिया मालूम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या द कर्व अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gave us distance or displacement, याद रखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि एरिया आपको डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट। मैं ऊपर इसके ऊपर एक एरो लगाऊंगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये हमारे एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो OACD, दिस इज, मैं लिखूंगा कि एरिया इज इक्वल, टोटल एरिया इज इक्वल टू, आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा, सिंपल लिखूंगे और एरिया OACD, एक ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ABC, ये हमारे पास क्या है, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है, फिर बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल को। आपको पता है एरिया क्या है, लेंथ ज़र बी लेंथ, लेंथ ज़र बी विड्थ, लेंथ ज़र बी हाइट। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास क्या है, लेंथ ज़र बी ब्रेथ, ये सारे हमारे पास क्या है, एरिया है। तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मालूम करूंगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, दैट इज इम्प्लाइज दैट लेंथ ज़र बी बेस, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेंथ ज़र बी विड्थ, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेंथ ज़र बी ब्रेथ, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेंथ ज़र बी लेंथ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है तो इसका एक लेंथ ये है
और एक लेंथ ये है, या ये एरिया, ये लेंथ है, ये हाइट है, या ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आपने जो भी कंसिडर करना है। तो मैं सिंपल लिखूंगा लेंथ ज़रब लेंथ, ठीक है। अब आप लिख लेके ये लेंथ किसके बराबर है, सी डी क्रॉस, ये लेंथ किसके बराबर है, ओ डी इसके बराबर है। तो सी डी किसके बराबर है, वी आई क्रॉस ओ डी किसके बराबर है, टी की। तो हमारे पास आएगा वी आई टी। ये हमारे पास क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपने इस तरह एक को फाइंड करना है, फिर इसके नीचे ये फाइंड करना है, याद रख ले, ठीक है। मैं यहाँ पर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करूंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द ट्राइंगल। अब देखो ये हमारे पास है रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल को मैं हाफ कर लूँ इस तरह, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे। मतलब ये है कि पूरा रेक्टेंगल लेंथ ज़रब लेंथ की बराबर है, लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल को हाफ कर दूं, हाफ मीन 1/2, यानी एक को दो में तकसीम किया 1/2, और 1/2 को 0.5 भी लिखते हैं, 0.5 को हम 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। जब इस रेक्टेंगल को हम काट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक ट्राइंगल बनेगा। जब ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का मतलब है कि नहीं, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ज़रब लेंथ, एरिया है ना, तो ये हाफ हो गया और ये लेंथ ज़रब लेंथ एरिया है। तो मैं यही लिखूंगा, या लेंथ ज़रब बेस, आप खुद लिख ले, लेंथ ज़रब हाइट आप लिख सकते हैं, बेस ज़रब हाइट आप जो भी लिख ले, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर ले कि 1/2 लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई की बराबर है, और वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है, ए टी की बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यही फाइंड किया था, तो ये ए टी की बराबर है। तो मैं लिखूंगा ए टी क्रॉस बेस किसके बराबर है, ये टी की बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी, यानी ये हमारे पास बी सी हुआ, मैं सिंपल लिखूंगा बी सी, और यहाँ पर लिखूंगा ए सी, इसमें पुटिंग कर ले। यहाँ पर अभी बी सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, वो सारी चीज़ें लिखी है, ये बराबर है ए टी की। तो यहाँ पर लिख ले 1/2 ए टी क्रॉस टी। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, 8 होगा। तो लिख ले 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। तो एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट देगा, या डिस्टेंस एस इज इक्वल टू, आप सिंपल लिख ले 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस वी आई टी, या इस तरह लिख ले, या लिख ले वी आई टी, पहला आपने ये पॉइंट किया है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is independent of final velocity। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने स्लोप फाइंड किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो आपने पहला ये एरिया मालूम करना है, बाद में ये एरिया मालूम करना है। अब पूरा एरिया क्यों मालूम नहीं करना है, क्योंकि पहले आसान चीज़ें करनी है, जब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा फिर पूरा एरिया मालूम करना है। तो फर्स्ट आपने स्लोप मालूम किया, छोटे थे, अब दोनों को मालूम किया, थोड़े से बड़े हो गए, आपको समझ आ गया। अब इन पूरे को मालूम करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।